नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योगी के पंचरत्न। ये वो रत्न है जिन्होंने योगी सरकार 2.0 कैबिनेट में अपनी जगह बनाकर सबको हैरान कर दिया है। कोई आईएएस अधिकारी रहे हैं, कोई आईपीएस अधिकारी, कोई संगठन में खुद को खपा चुका है, कोई सत्ता की चकाचौंध से दूर। लेकिन जैसे ही इन नामों का ऐलान हुआ वैसे ही हर कोई हैरान था कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ढूंढ ढूंढ कर उनको निकालने का काम किया जिन्होंने भाजपा को सत्ता में लाने के लिए पुरजोर मेहनत की। और वहीं आने वाले दिनों में योगी सरकार 2.0 के वादों को धरातल पर उतारने का ये काम करेंगे। और ऐसा ही एक नाम है अरविंद कुमार शर्मा का। गुजरात के पूर्व नौकरशाह जब पकड़ी सियासी राह। एक आईएएस का अधिकारी से मंत्री बनने का सफर। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। 25 मार्च की तारीख इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई है, जब 37 साल के रिकॉर्ड को एक तपस्वी के तप ने ध्वस्त कर दिया। जब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ विराजमान हुए। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनके स्पेशल 52 ने शपथ ली। लेकिन इनमें से कई ऐसे चेहरे और नाम शामिल रहे जिन्होंने शायद खुद भी सियासी गलियारों में आने का ख्वाब न देखा हो। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के एक ऐसा ही नाम है अरविंद कुमार शर्मा का, जिनको उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में AK शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मऊ की गलियों में खेले कूदे, यहीं पढ़े लिखे और एक अधिकारी बनकर अपनी कार्यकुशलता का परिचय गुजरात में दिया। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। अरविंद कुमार शर्मा जब पिछले बरस जनवरी में लखनऊ पहुंचे तो शायद उनसे कोई ज्यादा परिचित नहीं था, लेकिन योगी सरकार के फैसलों को धरातल पर उतारने वाली नौकरशाहों की पलटन जो अरविंद कुमार शर्मा के कामकाज से लेकर उनके नाम तक से परिचित थी। उत्तर प्रदेश के मऊ में 1962 में अरविंद कुमार शर्मा का जन्म हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से राजनीति में PG की डिग्री हासिल की। 1988 में IAS की सेवा के लिए चयनित हुए। गुजरात कैडर के IAS अधिकारी रहे अरविंद कुमार शर्मा। गुजरात कैडर के IAS चयनित होने के बाद लगातार अरविंद कुमार शर्मा अलग अलग पदों पर कार्यरत रहे। इस दौरान कई मुख्यमंत्रियों के साथ अरविंद कुमार शर्मा ने काम किया। 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा ने बदल दिया और फिर नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के CM बनाए गए। CM बनते ही नई टीम तैयार की, जुझारू अधिकारियों को चयनित किया गया। सभी अधिकारियों की लिस्ट फाइनल हुई। इस लिस्ट में अरविंद कुमार शर्मा का नाम भी शामिल था। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद कुमार शर्मा ने कई ऐसे काम किए जिससे वो लगातार नरेंद्र मोदी के करीबी होते चले गए। नरेंद्र मोदी के साथ 2 दशक से ज्यादा वक्त तक काम किया। गुजरात में CM सचिवालय में तैनात रहे अरविंद कुमार शर्मा विशेष सचिव से लेकर प्रमुख सचिव का दायित्व निभाया। 2014 में भाजपा की आंधी चली और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी PM बने, जिसके बाद अरविंद कुमार शर्मा भी गुजरात से दिल्ली चले आए। 2014 में अरविंद कुमार शर्मा PM कार्यालय में तैनात हुए। सचिव पद पर अरविंद कुमार शर्मा को तैनात किया गया। अरविंद कुमार शर्मा ने रिटायरमेंट से 2 साल पहले VRS ले लिया, लेकिन राजनीति में कदम रखने से पहले अरविंद कुमार शर्मा नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी में सक्रिय रहे और सबसे ज्यादा कोरोना काल में कुशलता का परिचय दिया, जिसकी तारीफ खुद PM ने की थी। लेकिन इसके बाद अचानक एक खबर आई। जनवरी 2021 में अरविंद कुमार शर्मा राजनीति में आ गए। लखनऊ में अरविंद कुमार शर्मा ने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा ने अरविंद कुमार शर्मा को MLC बनाया। इसके साथ ही भाजपा संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी तैनाती की। अरविंद कुमार शर्मा भूमिहार जाति से आते हैं। ऐसे में जब 22 के रण में भाजपा ने एक बार फिर फतह हासिल की तो अरविंद कुमार शर्मा जैसे होनहार अधिकारी को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया, जिसने बड़े से बड़े सियासी पंडित को चौंका कर रख दिया। क्योंकि अरविंद कुमार शर्मा के नाम की चर्चा तो थी, लेकिन फिर भी कई ऐसे नाम थे
जो उनसे आगे चल रहे थे, लेकिन भाजपा ने चौंकाते हुए अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। 25 मार्च को जब जीत के नायक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे, तो हर एक की नजर टिकी हुई थी उस मुस्लिम चेहरे पर जो योगी सरकार 2.0 कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाला था। क्योंकि इससे पहले मोहसिन रजा एक मुस्लिम मंत्री के तौर पर शामिल थे, लेकिन इस बार बलिया के युवा दानिश आजाद अंसारी को योगी के रत्न के तौर पर कैबिनेट में शामिल करके सबको चौंका दिया गया। मैं 25 मार्च को राजधानी में जलसा सजा हुआ था। ये जलसा लोकतंत्र की जीत का था और उसके नायक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब एक एक अपने सिपह सलारों से सबको रूबरू कराया, तो बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित सत्ते में आ चुका था। मैं ब्रजेश पाठक, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। योगी सरकार 2.0 में यूं तो कई चौंकाने वाले चेहरे थे, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई थी मुस्लिम चेहरे पर कि क्या एक बार फिर से मोहसिन रजा को योगी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और जैसे ही मंच पर नाम लिया, सब योगी आदित्यनाथ की नीति और कुशलता की मुरीद हो गए। माननीय श्री दानिश आजाद अंसारी जी की कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। बलिया का ये युवा चेहरा जैसे ही मंच पर शपथ लेने पहुंचा, नीचे हर कोई झूमने लगा। इससे पहले दानिश आजाद अंसारी का नाम किसी ने शायद नहीं सुना होगा, और उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जब योगी सरकार 2.0 की कैबिनेट को लेकर चर्चाएं तेज हो चली थी। योगी 2 में जब 52 मंत्रियों ने शपथ ली तो उसमें एक नाम ने सबको चौंका दिया, और वो नाम था दानिश आज़ाद अंसारी का। इसलिए चौंका दिया क्योंकि दानिश ना विधानसभा के सदस्य हैं ना विधान परिषद के। दानिश आज़ाद अंसारी बलिया के रहने वाले हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से 2007 में बीकॉम की पढ़ाई पूरी की और फिर 2011 में एबीवीपी से जुड़ गए। मुस्लिम युवाओं के बीच बीजेपी की जो विचारधारा है उसे निर्भीकता से ले जाने का काम दानिश आज़ाद अंसारी लगातार कर रहे थे, और जिस तरीके से पार्टी संगठन के लिए दानिश काम कर रहे थे, उसको देखते हुए बीते साल 2021 में दानिश को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश महामंत्री बनाया गया। उसके बाद दानिश ने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी। फिर जब शपथ ग्रहण होना था, मंत्री बनाए जाने थे, तब सबको यही लग रहा था कि मोहसिन रजा एक बार फिर रिपीट होंगे, लेकिन मोहसिन रजा पर भारी पड़ गए दानिश आज़ाद अंसारी। नहीं, हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो संगठन के लिए और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा था, और निश्चित तौर पे मेरे लगन को, मेरे निष्ठा को संगठन ने देखा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, जिनके हम जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हम सब युवाओं के आइडियल हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारी शीर्ष नेतृत्व को, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। दरअसल बलिया के पास डी के रहने वाले हैं दानिश आज़ाद अंसारी। छात्र राजनीति से ही भाजपा से जुड़े दानिश आज़ाद अंसारी भाजपा संगठन का युवा मुस्लिम चेहरा है। दानिश आज़ाद अंसारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री रहे हैं। साथ ही 2011 से एबीवीपी से जुड़कर छात्र राजनीति की। आज वो मंत्री है स्वतंत्र प्रभार। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि लड़का हमारा आगे जाए और प्रदेश और देश को आगे विकसित करे। योगी आदित्यनाथ ने संगठन से जुड़े इस जुझारू युवा को अपनी कैबिनेट में शामिल करके कई तरह के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि दानिश आज़ाद अंसारी ने चुनाव नहीं लड़ा है और न ही मौजूदा वक्त में वो विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का दानिश आज़ाद अंसारी को राज्य मंत्री बनाया जाना वाकई चौंकाने वाला फैसला था। एक तरफ दानिश आज़ाद अंसारी हैं, तो दूसरी तरफ मोहसिन रजा। दरअसल दानिश आज़ाद अंसारी सुन्नी समुदाय से आते हैं, तो वहीं मोहसिन रजा शिया समुदाय से आते हैं। दानिश आज़ाद अंसारी पसमानदा समाज से आते हैं, तो वहीं मोहसिन रजा सवर्ण जाति से ताल्लुक रखते हैं। इस बार न सिर्फ योगी सरकार ने मुस्लिम समाज के एक नेता को मौका दिया है, बल्कि युवा और सुन्नी समाज को भी खुद से जोड़ने का काम किया है। इसके साथ ही पसमानदा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नेता को खड़ा करने की कोशिश की है, जो 2024 के लिहाज से बड़ा प्रयोग है। जैसे ही दानिश आज़ाद अंसारी के राज्य मंत्री बनने की खबर बलिया की गलियों तक पहुंची, उनके घर पर जश्न का माहौल देखने को मिला।
दानिश की बड़ी मम्मी है और बहुत खुशी है कि आज मंत्री बन गया। हमारे गांव में बहुत खुशी मनाई जा रही है। एक बड़ी माँ के तौर पर आपने पाला पोसा है, कितना खुशी होता है अपने बच्चे को इतना बड़ा मंत्री बनते देख? बहुत खुशी हुई है। तो क्या आपको लगता था कि मंत्री बनेंगे एक दिन वो? हाँ, अभी तो लगता ही था, 2-3 साल से ऐसा लगता था कि मंत्री बन जाएगा। वहीं दानिश आजाद अंसारी की राजनीतिक सक्रियता के चर्चे बलिया में लगातार सुनने को मिलते हैं कि कैसे भाजपा से दूरी बनाए रखने वाले मुस्लिम समाज को दानिश आजाद अंसारी ने अपनी मेहनत से पार्टी से जोड़ा। इतना खुशी का माहौल है कि हमारा मोबाइल पर फोन आता है तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इतना खुश है हम लोग, पूरा मतलब गांव के लोग, इतना माहौल है कि हम लोग को खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल जो फैसला लखनऊ में लिया गया और एक युवा मुस्लिम चेहरे को योगी कैबिनेट में चौंकाते हुए शामिल किया गया, वो 2024 का वो रोड मैप तैयार करने में कारगर साबित होगा, जिसकी तैयारी अभी से भाजपा ने कर दी है। बलिया से अजय भारती के साथ वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अब जब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक नाम बता रहे हैं जिनकी चर्चा कैबिनेट में शामिल होने की नहीं थी और अचानक से उनका नाम सामने आया, तो उसमें एक नाम का जिक्र होना बहुत आवश्यक हो जाता है और वो नाम है प्रतिभा शुक्ला का, जो कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया सीट से जीत कर आई हैं। और जब उनका नाम योगी के रत्नों में शामिल हुआ तो हर कोई हैरान था। योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले 52 चेहरों में से कई ऐसे चेहरे रहे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करके भाजपा ने न सिर्फ सबको चौंका दिया, बल्कि सबका साथ सबका विकास के नारे को बुलंद करने का काम किया। योगी सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल होने वाली प्रतिभा शुक्ला भी ऐसे ही चेहरों में शामिल रही हैं, जिनके कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा 24 मार्च तक नहीं थी, लेकिन जैसे ही 25 मार्च को लिस्ट सामने आई, हर कोई हैरान था। योगी जी और मोदी जी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, उस मानक पे 100% खड़े उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और किदवई नगर के वासियों से हमारा अनुरोध है कि कानपुर नगर हमारी जन्मस्थली है, कोई व्यक्ति कभी संडे के दिन आएगा, उसके लिए कानपुर नगर के लिए रखा है। हर व्यक्ति के काम करने में हम लोग कभी इनकार नहीं करेंगे। दरअसल प्रतिभा शुक्ला के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर वो योगी सरकार 2.0 कैबिनेट की रत्न कैसे बने। 2022 में अकबरपुर रनिया सीट से जीत दर्ज की। इससे पहले 2007 में बसपा से वो विधायक रह चुकी हैं। 2017 चुनाव से ठीक पहले वो भाजपा में शामिल रही। 2017 में अकबरपुर रनिया सीट से एक बार फिर जीती। लगातार 3 बार जीत का हैट्रिक बना चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में इस बार प्रतिभा शुक्ला को भी जगह मिली है। प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया सीट से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आई और उन्हें मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। प्रतिभा शुक्ला 2007 में बीएसपी के टिकट पर विधायक बनी थी, लेकिन उसके बाद 2017 में अकबरपुर रनिया से जीती और उसके बाद 2022 में जीती। इसके बाद मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया महिला और ब्राह्मण चेहरे के रूप में। उनकी अगर शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो आर्य कन्या इंटर कॉलेज, कानपुर कन्या महाविद्यालय जो है इंटर कॉलेज है किदवई नगर में, कानपुर नगर में, वहां से उन्होंने इंटर की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद जुहारी देवी से परास्नातक की डिग्री ली और बीएड पूरा किया। तो बीएड एमए बीएड की शिक्षा ग्रहण करने की हुई है। कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया इलाके की पहचान बन चुकी प्रतिभा शुक्ला की प्रतिभा को योगी आदित्यनाथ ने पहचाना और एक महिला और ब्राह्मण नेता के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया है। अब इनको लगातार मैं आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करता रहता हूँ। जहाँ कोई दिक्कत आती तो इनको रास्ता दिखाता रहता हूँ और यही कारण है कि आज जो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इनको पर भरोसा किया है। 22 के रण में जब भाजपा के शतरप के तौर पर अकबरपुर रनिया सीट से प्रतिभा शुक्ला ने मोर्चा संभाला तो हवाएं विपरीत दिशा में बह रही थी, लेकिन फिर भी जीत सुनिश्चित की और फिर उनको मिला योगी सरकार में राज्य मंत्री बनने का तोहफा। वारसी जी जब सांसद थे, सांसदी के चुनाव के बाद ही हमारे संपर्क में आया। चूँकि अपनी ग्राम सभा रामसारी का पूर्व प्रधान, मैं प्रधान था, वहाँ पे संपर्क में आए और मैंने इनकी कार्यशैली से इनके साथ जुड़े और इनका अथक परिश्रम देखा। ना कोई जाति, ना कोई भेद, ना कोई भाव, इन्होंने हर व्यक्ति का सहयोग किया, हर व्यक्ति का काम किया। देखिए, मुझे 15 साल हो गया है मेरी शादी को और मैं जब से आई हूँ मैंने उनको सिर्फ कार्य करते देखा है, चाहे वो घर का कार्य हो और चाहे वो बाहर का कार्य हो, चाहे वो क्षेत्र का कार्य हो। जब मेरी शादी हुई थी तो वो अपना बिजनेस संभालती थी पापा के साथ और उसके बाद फिर उनका टिकट हुआ और उन्हें बखूबी से पूरा अपना बाहर क्षेत्र का कार्य संभाला पापा के साथ। और वो इतने कर्मठ लोग हैं,
दे आर जस्ट अ कॉल अवे, चाहे रात का 2 बजा हो, चाहे सुबह का समय हो, एक भी कॉल अनअटेंड उन लोग की नहीं रहती है। वो लोग क्षेत्र में पूरा टाइम अपना समय बिताते हैं। 14 साल के राजनीतिक जीवन में जिस तरह से माननीय से मंत्री पद का सफर तय किया, उसने सभी को चौंका कर रख दिया और साफ कर दिया है कि योगी सरकार महिलाओं और युवाओं के साथ साथ हर तबके को साथ लेकर चलने को तैयार है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। उन 5 चेहरों के बारे में जिनको मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्होंने सबको चौंका दिया है, भाजपा हाईकमान ने सबको चौंका दिया है। अभी तक आपने देखे वो नाम और चेहरे जिन्होंने योगी सरकार 2.0 में जगह बनाकर सभी को चौंकाया है, लेकिन एक नाम ऐसा भी रहा जो फाइनल हुआ तो उनका नंबर ढूंढा जा रहा था, और जब दी गई खबर कि आइए लखनऊ और अब माननीय होने जा रहे हैं, तो वाराणसी में उड़ने लगा खुशी का गुलाल। और वो नाम है दयाशंकर मिश्रा दयालु का, जो न तो विधायक हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भाजपा के नेताओं के फोन घनघना रहे थे और ढूंढा जा रहा था एक नेता का नंबर। ये फोन आ रहा था सीएम ऑफिस से और जिस नेता का नंबर ढूंढ रहे थे वो है दयाशंकर मिश्र दयालु। योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले जिन चेहरों ने सबसे ज्यादा चौंकाया, उसमें से एक नाम और चेहरा रहा दयाशंकर मिश्र का, जो 2014 में लाइमलाइट में आए जब अमित शाह ने उनको भाजपा में शामिल करवाया था और फिर अचानक से वो कहीं खो गए। लेकिन 22 के रण में फतेह हासिल करने के बाद दयाशंकर मिश्र उस मंच पर नजर आए जिस मंच पर जीत के नायक मौजूद थे। दयाशंकर मिश्र दयालु को योगी सरकार 2.0 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु गुरु ने हरिश्चंद्र कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद बीएचयू से पीजी और पीएचडी की कहीं ना कहीं डिग्री प्राप्त की और उसके बाद दयालु गुरु राजनीति में सक्रिय हुए और अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। दयालु गुरु काशी का वो नाम है, दयाशंकर मिश्र काशी का वो नाम है जिसे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण चेहरे के तौर पर नहीं बल्कि मददगार व्यक्तित्व के तौर पर लोग जानते हैं। दरअसल दयाशंकर मिश्र को शामिल करने के पीछे भाजपा के दिग्गज नेताओं की रणनीति है, क्योंकि दयाशंकर मिश्र दयालु वाराणसी से आते हैं। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। 2014 में अमित शाह ने दयाशंकर को ज्वाइन कराई भाजपा। अमित शाह के करीबियों में दयाशंकर की गिनती होती है। बताया जाता है कि दयाशंकर दयालु को भाजपा में शामिल कराने के बाद चुनाव नहीं लड़वाया गया, लेकिन वो लगातार भाजपा की जमीन को मजबूत करते रहे और अमित शाह के जहन में ये नाम घूमता रहा। दयालु भैया दयाशंकर मिश्रा की बात हमको जानकारी है। जब हम लोग पढ़ते रहे हाई स्कूल और इंटर में, तब से उनका जो है राजनीति में नाम सुनते आया हूँ और बनारस में वह बहुत ही पॉपुलर जो है नेता के रूप में जो है जाने जाते हैं। दयाशंकर मिश्र 2014 से 2022 तक लगातार भाजपा के लिए काम करते रहे। पेशे से प्रिंसिपल रहे दयाशंकर मिश्र व्यवहार कुशल माने जाते हैं। ऐसे में जब योगी कैबिनेट में उनके शामिल होने की खबर सामने आई तो खुशी का माहौल भी देखने को मिला। व्यक्तित्व तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत मिलनसार हैं। उनको मंत्री पद चाहिए, बहुत दिन से लोगों की आशा भी थी मिले, इस बार मिला है, बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग बहुत खुशी है कि उनको मिलना चाहिए। वाराणसी में यूं तो भाजपा की लहर देखने को मिली, फिर भी कई बड़े चेहरों को छोड़कर दयाशंकर मिश्र दयालु पर दाव लगाना सबको हैरान कर गया, क्योंकि ना तो दयाशंकर मिश्र विधायक हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। योगी के एक एक रत्न को हम आपको दिखा रहे हैं और उनमें एक ऐसे भी हैं जिनका नाम सुनकर भाजपा नेता भी हैरान हो गए थे, जो चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए, चुनाव जीते और राज्य मंत्री या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं, सीधे कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अपने राजनीतिक जीवन में सपा और कांग्रेस में बिताने वाले राकेश सचान का कैबिनेट मंत्री बनना हर किसी को हैरान कर गया। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूं तो कई चेहरे हैं जिन्होंने योगी के रत्न के तौर पर कैबिनेट में जगह बनाकर सबको चौंकाया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चेहरे ने लोगों को हैरान कर दिया, वो नाम और चेहरा है राकेश सचान का। दरअसल राकेश सचान वो नाम है जो गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे और 22 के रण में कांग्रेस ने राकेश सचान पर भरोसा भी जताया था, लेकिन चुनावों से ठीक पहले जो दांव राकेश सचान ने चला, उसने कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए थे।
22 के रण में कांग्रेस को लगा था झटका। कानपुर देहात के नेता राकेश सचान ने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राकेश सचान। भाजपा ने राकेश सचान को भोगनीपुर से बनाया प्रत्याशी। भोगनीपुर सीट से राकेश सचान ने जीत दर्ज की। योगी आदित्यनाथ सरकार में राकेश सचान को भी जगह दी गई है। मंत्रिमंडल में राकेश सचान की भी कैबिनेट मंत्री के रूप में भूमिका रहेगी। राकेश सचान कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। 1988 में राजनीति में कदम रखा था, छात्र राजनीति में कदम रखा था और घाटमपुर से शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के बाद फतेहपुर के जहानाबाद गए। जहानाबाद में शिक्षा ली और उसके बाद डीएवी इंटर कॉलेज जो कानपुर में है वहाँ पर इंटर किया। डीएवी डिग्री कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री ली, बीए किया, एलएलबी किया, डबल एमए किया, इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में डबल एमए किया और उसके बाद एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की। इसी डीएवी कॉलेज से उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी और राजनीति की शुरुआत करते करते आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर पहुंच चुके हैं। राकेश सचान के जीतने के बाद भी भाजपा के नेताओं को ये उम्मीद नहीं थी कि वो आने वाले वक्त में योगी कैबिनेट में शामिल होंगे, क्योंकि चुनावों से ठीक पहले वो भाजपा में शामिल हुए थे। लेकिन जैसे ही लिस्ट सामने आई, सब हैरान थे। आज मैं बधाई देता हूं आपके माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को और विशेषकर योगी जी को कि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद हमें इस काबिल समझा और मंत्रिमंडल में शामिल किया और जो भी दायित्व हमें देंगे उस दायित्व को एक सेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं सेवा करूंगा। राकेश सचान को राज्य मंत्री या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं बनाया गया, बल्कि सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। भाजपा के इस बड़े दाव ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं। अगर राकेश सचान के राजनीतिक करियर पर नजर डाली जाए तो बड़ा लंबा सियासी सफर रहा। 1991 में जनता दल की टिकट पर घाटमपुर सीट से लड़े लेकिन हार गए। 1993 की बात करें तो जनता दल की टिकट पर फिर लड़े घाटमपुर से और विधायक बने। 1996 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था घाटमपुर से, लेकिन हार गए थे। 2002 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर फिर से घाटमपुर से चुनाव लड़े और विधायक बने। 2009 में समाजवादी पार्टी ने फतेहपुर से राकेश सचान को टिकट दिया और वो सांसद बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार समाजवादी रहने का तमगा राकेश सचान के साथ रहा। सपा से कांग्रेस तक का सफर राकेश सचान ने तय किया। 2014 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर फतेहपुर से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, जिसके बाद 2019 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी से एक बार फिर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब नहीं मिली तो सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। 2019 में फतेहपुर से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से जीत भी दर्ज की। बचपन में शैतानी करते थे, मारे भी जाते थे, डांटती भी थी। पढ़ाई लिखाई करते थे? पढ़ाई लिखाई करते थे। ननियाल ज़्यादा भगते थे। अच्छा। पुखराया के पास गुड़गांव पड़ता है तो चुपचाप भग जाते थे। अच्छा। आप लोग डांटती थी? हाँ, बहुत डांटते थे। 100 बैठ के भरवा लेते थे और ट्यूटर को छोड़ देते थे। अच्छा। वो कमरे में बंद रहता था, ये भाग जाते थे गांव। क्योंकि उनकी नीतियां जो थीं बहुत अच्छी थीं, इसलिए मैंने सहयोग किया। सबसे पहली बार उन्होंने जिला पंचायत सदस्य बनाया, अध्यक्ष बनाया। मैंने समाज की सेवा की। इसके बाद में वो भी विधायक बने, उनका सहयोग किया, घर से सहयोग किया। भाई जो आदमी आएगा उसका सहयोग नहीं होगा, घर से ही राजनीति खत्म होती है। अगर महिलाएं सहयोग नहीं कर रही हैं तो आदमी राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। आज अगर इतने सफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका माताजी जी हाँ, हमारी सास का पूरा सहयोग रहा, दोनों ने मिलके राजनीति को बढ़ाया है। दरअसल राकेश सचान का कैबिनेट में शामिल किया जाना इसलिए भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है क्योंकि कभी भाजपा में न रहने वाले और चुनावों से ठीक पहले पार्टी ज्वाइन करने वाले राकेश सचान को सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। यही वो फैसले हैं जो योगी आदित्यनाथ को सबसे अलग खड़ा करते हैं। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।